मान्यवर आप आए और हम सभी को अपना आशीर्वचन दें। भारत माता की ऐसे बात खाएंगे जोरों ने ना लगा। भारत माता की, भारत माता की। ऊपर वाले अनिगलाई करते हैं। पहले ऊपर वालों को सुन लेते हैं, ठीक है? ऊपर वालों का नंबर पहले। भारत माता की, क्या बात है। इधर वाले, राइट वाले, भारत माता की। ये नंबर मार लेंगे। भारत माता की। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे गिनना पड़ेगा कि वापस मौका देना पड़ेगा? वापस। तो आपसे शुरू करते हैं। भारत माता की, भारत माता की। ऊपर वाले देखो, ऊपर से भी। चलो अब सारे एक साथ, मंच वाले भी। नहीं तो सिकंदर जी ने भाषण प्रीति तालियां बजेगी तो इसको के नंबर ही नहीं आई करता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नवयुग का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है। उठो जागो आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ है, ये जहां तुम्हारे साथ है। एचएसए द्वारा आयोजित इस हमीरपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं धाम के आयोजन के अवसर पर राज्यसभा के माननीय सांसद, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व में रहे कुलपति, वाइस चांसलर रहे आदरणीय सिकंदर जी, हमारे बीच में विद्यार्थी परिषद में वर्षों तक जुड़े रहे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी रहे और कौशल निगम के जो थे उसके वाइस चेयरमैन रहे भाई नवीन शर्मा जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडलिस्ट भी और अर्जुन अवार्डी भी श्री विकास ठाकुर जी, हमारे दो जुझारू नेता जो हमारे बीच में हैं, भाई करणपाल जी जो अध्यक्ष हैं, कन्ने तीसरी जे भाइयां भी उठ रही, कन्ने बाल भी उठ रहे आ रहे हर्ष शर्मा जी। मुझे भी लगा कोई स्कूल वाले ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी होगी तो पहले यहां बैठा दिया है, लेकिन चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट है कि सबका दिल जीत लेते हैं। जो मंच पर नहीं दिख रहे लेकिन कार्यक्रम के आयोजन में जिनका बहुत बड़ा हाथ है, भाई सनी शुक्ला जी, हमारे यहां से प्रत्याशी रहे भाई संजय सूद जी, आदरणीय विजय परमार जी, रजिस्ट्रार एकता जी, डीन, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन फैकल्टी मेंबर्स और मेरे प्रिय युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से आदरणीय भाई सिकंदर जी का और एचएसए के सभी अपने युवा साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे आज के कार्यक्रम में बुलाया और अपने से रूबरू होने का अवसर दिया है। मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। वैसे सुबह 6:40 की जब फ्लाइट थी तो मैं 5:50 तक तैयार हुआ तो फोन आ गया कि भाई आज फ्लाइट उड़ने के आसार मुश्किल है, तो मैं फिर सो गया। मैंने बचे सफर करने थे, लेकिन साथ ही साथ हमने शताब्दी की टिकट भी ढूंढनी शुरू की, चंडीगढ़ की फ्लाइट भी ढूंढनी शुरू की, कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन ये आपका प्यार ही था जो ईश्वर का आशीर्वाद मिला। यहाँ के बादल भी छट गए और जब मैं वापस होके बीच में फोन आ गया
6:40 पे फोन आया कि 7:15 पे फ्लाइट उड़ जाएगी और मैं घर पे ही था अभी। मैंने वापस गाड़ी भगाई, 7:10 पे एयरपोर्ट पहुंचा हूं और 7:15 पे उड़ के आपके पास आ गया। फिर इंतजार करते भाई बुलाएंगे भी कि नहीं बुलाएंगे। 9 बजे रहा सद दिल रहा कि 12:30 1 बज गए। मैंने पता नहीं नंबर आना नहीं आना है, ये पत बनाने से देर हुई कि लेकिन बाहर बैंड तो लंबी बैठी। मित्रों, मुझे कभी यूनिवर्सिटी जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन सिकंदर जी की बातों से लग रहा था इनका भी यूनिवर्सिटी छोड़ने का दिल बिल्कुल नहीं है। चार दिन हो गए लगातार, आना जरूर है कैंसिल नहीं होना, आना जरूर है कैंसिल नहीं होना चाहिए। और जैसे उन्होंने मंच पकड़ा तब मुझे पता चला कि सिकंदर जी ने 200 से ज्यादा परमानेंट टीचर्स रखने का काम भी कर दिया और करोड़ों रुपए के यहाँ पे विकासात्मक कार्य भी करा दिए और इतने कम समय में करवाए। उसके लिए सिकंदर जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इसलिए भावुक होना आवश्यक भी है। आपने बात कही कि 2,48,00,000 रुपए की आईटी एनेबल सर्विसेज की। आपने जब वाइस चांसलर के नाते इस मांग को उठाया था, आपको याद होगा हम दोनों इकट्ठे ही उस समय केंद्रीय मंत्री से मिलने भी गए, मंजूर भी रिकॉर्ड समय के अंदर करवा दिया, पहली किश्त भी दिला दी। मित्रों, आपकी ओर से, यूनिवर्सिटी की ओर से अगर किश्त पहली आ गई, अगर उसमें खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट चला जाएगा, तो अगली किश्तों आने में भी कोई देरी नहीं की जाएगी। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कमी ना हो ये आप सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार की ओर से हम कोई कमी नहीं आने देंगे। जब मैं यहां पर देख रहा था कि ब्लड डोनेशन कैंप हो, वो भी आपने बार बार लगवाए, ट्री प्लांटेशन की बात हो वो भी आपने समय समय पर की, कल्चरल फंक्शंस की बात करें तो वो भी आप कोई मौका नहीं छोड़ते करने का, वो भी बहुत अच्छा आयोजन यहां पर किया जाता है। और यही नहीं, मेडिकल कैंप्स का आयोजन भी आपके यहां पर किया जाता है। मेडिकल कैंप से लेकर हर क्षेत्र में एचएसए ने अगर इतना काम किया है तो मुझे लगता है युवा इतना जागरूक अगर यहां का है और सामाजिक कार्यक्रमों में आपका इतना योगदान है, तो एक कार्यक्रम आज मैं आपको और देकर जा रहा हूं, नशा मुक्त भारत बनाने के लिए नशा मुक्त विश्वविद्यालय बनाना। मित्रों, मैंने अपने सामने न जाने कितने युवाओं को खत्म होते देखा है। हरोली विधानसभा क्षेत्र में मैं एक परिवार में अफसोस मनाने गया, 23 साल का नौजवान था। अभी उनके अफसोस करके निकले नहीं थे, जैसे जूते पहन के थोड़ा चल रहे होते हैं गाड़ी पर, दूसरा फोन आ गया कि एक और नौजवान की मृत्यु हो गई, उम्र है 20 साल। और जब उनके घर पे पहुंचे तो वो मां बच्चे की लाश को ही छोड़ के राजी नहीं थी। उसकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। इकलौता बच्चा था, बाप की बड़ी हवेली की तरह कोठी थी और इकलौती औलाद भी चले गई। मैंने बड़ी हिम्मत करके उनसे पूछा हुआ क्या। उन्होंने कहा जी बुरी संगत लग गई, दोस्ती के नाम पे उन्होंने कहा पहले एक कश खींचो, दूसरा खींचो, तीसरा खींचो, फिर शराब पीनी और अब इंजेक्शन लगाने तक की नौबत आ गई थी। पहले परिवार में चोरी करनी शुरू की, फिर बाहर उल्टी हरकतें करनी शुरू कर दी। कहते हमारे पास देश सब कुछ दिया हुआ था ईश्वर का, और रिहैब सेंटर में हमने रखा, रिहैब सेंटर से होकर आ गया। हम भी खुश थे कि चलो बच्चा ठीक हो गया, अब यहां पे नहीं रखेंगे, इसको दुबई अपने भाई के पास जो कजन है उसके पास भेज देंगे नौकरी करने के लिए, वहां पे पढ़ाई कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। परसों की इसकी फ्लाइट थी। पिछली शाम को दोस्त आ गए कि दोस्ती के नाम पे, एक शाम दोस्ती के नाम पर
और वो एक शाम दोस्ती के नाम पर ऐसी भारी पड़ी कि लाश जंगलों में पड़ी हुई मिली। दोस्तों ने वहां पर कह दिया कि इंजेक्शन तू भी लगा ले, एक उसने बहुत मना किया, दोस्ती के नाम पे एक लगा दे, और रिएक्शन कर गया। वहीं पे तड़पता हुआ अपने दोस्त को छोड़ गए। वो दोनों दोस्त नजर नहीं आए, दोस्त की लाश वहीं पे पड़ी रह गई। ना जाने ऐसे कितने नौजवान रोज हिंदुस्तान में अपनी जान खो रहे और अपनी जवानी खो रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, जैसे ही कोई बुरी संगत में जाए, आप एक दोस्ती को निभाते हुए उसको सही रास्ते में लाने का काम करें। कई बार युवाओं को लगता है कि हमारी अपनी जिंदगी में परेशानियां बहुत हैं, तो हम दूसरों का क्या करें। मैं इतना ही कहूंगा मित्रों, परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है। हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहां होता है। और आप जैसे नौजवानों से केवल अपना करियर देखने के लिए नहीं, इस राष्ट्र निर्माण में भी आपकी बड़ी भूमिका हो, ये अपेक्षा हम सबकी रहती है। और जब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बात आती है, अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जब मुझे राष्ट्रपति भवन में मिले, भारत के राष्ट्रपति भवन में मिले, तो मुझे अच्छी तरह याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कहा कि भाई अफगानिस्तान की मदद करनी है, वहां पे क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हो, तुम कैसे मदद कर सकते हो। तो मैं बीसीसीआई का सचिव था। तो मैंने राष्ट्रपति जी को कहा कि मेरा तो आपसे दो रिश्ते हैं। आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में पढ़कर भी गए हो, आप राष्ट्रपति जरूर बन गए हो वहां पर, लेकिन क्रिकेट को आप बढ़ावा देने की बात करते हो, हम आपकी हर तरह की मदद करेंगे। हमने 3-4 साल लगातार उनको ग्रेटर नोएडा में जमीन भी दी, ग्राउंड भी दिया, कोचेस भी दिए, आगे बढ़ने का अवसर दिया। उसी अफगानिस्तान की टीम को जो कहीं नहीं था, हमने उनको आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का फुल मेंबर, जो दुनिया के केवल 12 देश है, वहां तक पहुंचाने का काम हमने भारत में किया। मुझे बहुत बार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ ने कहा कि आप काबुल आइए, हम पूरा स्टेडियम भर के आपका स्वागत करना चाहते हैं। मैंने हम शिमले करा। उनके मन में प्यार था, उनके मन में प्यार था कि आइए हम आपका मान सम्मान करेंगे। क्यों देखते थे कि जहां गोली बारूद चलता था, वहां जब अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम खेलने आती थी तो फायरिंग बंद हो जाती थी। वहां के वो तालिबान वाले भी क्रिकेट मैच देखना शुरू कर देते। क्रिकेट की ताकत थी। और आईपीएल जब शुरू हुआ हमारा, तब आईपीएल में भी हमने इन देशों की टीमों को खेलने का उस समय हमने निर्णय लिया, तो आज उसका लाभ भी यहां पर मिल पाया। आज उनके बहुत सारे खिलाड़ी आईपीएल में भी खेलते और बहुत महंगे खिलाड़ी उनके बिकते हैं। मुझे आज भी याद है, मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना। कुछ वर्षों के बाद मैंने महिलाओं के लिए क्रिकेट की शुरुआत की, और मुझे याद है सिरमौर से, शिमला से कुछ लड़कियां आई, वहां पर रुक गई। ऊना में ट्रायल्स थे। उन्होंने कहा सर हमने ट्रायल दे दिया, लेकिन हम यहीं रुकेंगे। मैंने कहा कहां रुकोगे, रिश्तेदार है। कहते कोई नहीं। तो मैंने कहा रुको। कहते स्टेडियम में रुक जाएंगे, हम वापस घर नहीं जाएंगे, क्रिकेट खेलनी है। तो मैंने वहां पे मदनपुरी जिला के अध्यक्ष थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने कहा इनको ठहराओगे कहां। कहते हमारे पास कोई सुविधा नहीं, लड़कियों के पास पैसा नहीं, सुविधा कोई नहीं, लेकिन क्रिकेट खेलने का जुनून था। मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि मुझे 6-7 महीने का समय दो, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करूंगा। मैंने वुमेन क्रिकेट एकेडमी शुरू की, बोर्डिंग की। उस समय 60-70 लाख रुपए, आज से 10 साल पहले खर्चा आता था, और आज तक वो चलती है। तो मुझे क्रिकेट एसोसिएशन वालों ने कहा पागल हो गया है, 70 लाख रुपए साल का खर्च करेगा, महिला क्रिकेट पे खर्च करेगा, मिलेगा क्या। मिला ये कि भारतीय टीम के लिए केवल हिमाचल का खिलाड़ी कोई पहला खेला, तो जिला शिमला की ही सुषमा वर्मा हिंदुस्तान की टीम में खेलने चला। उसके बाद तो ऋषि धवन भी खेले, मंडी से हैं। उसके बाद बहुत सारे हमारे खिलाड़ी महिला भी खेले। लेकिन मित्रों, इस बार जब वुमेन प्रीमियम लीग शुरू हुई, तो महिलाओं की क्रिकेट लीग पे
पे क्या हुआ, हिमाचल की एक नहीं 4 बेटियों को अलग अलग फ्रेंचाइजीज ने अपनी टीम में शामिल किया। तो रातों रात कोई खिलाड़ी नहीं बनता है, बहुत समय लगता है। हिमाचल में अभी भी हम खेलों में बहुत पीछे हैं। हमारे साथ लगता है हरियाणा और पंजाब बहुत आगे है। पंजाब भी अब थोड़ा पीछे हो गया, हरियाणा आगे। कैसे? क्योंकि वहां राज्य की सरकार एक के बाद दूसरी ने वहां पे फोकस किया। वहां के समाज के लोगों ने अपने बच्चों को खेलों में डालने का काम किया। वहां की सरकारों ने नौकरियां देने का काम किया, पैसे देने का काम किया। खेल एक राज्य का विषय, राज्यों को ज्यादा निवेश उसके ऊपर करना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें हिमाचल प्रदेश को खेलों की दृष्टि से आगे लेकर जाना है। जब मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना 2000 में, मेरी उम्र 25 साल थी, 25.5 साल होगी, 26 साल होगी, 25.5-26 के लगभग। तब शिमला में ही मैं यहां पर था, तो यहां के पत्रकारों ने लिखा कि 50 साल में कुछ नहीं हुआ, 25 साल का नौजवान क्या करेगा। और मैंने दिल पे वो बात ले ली कि मुझे 25 साल का होके तंज क्यों कसा जा रहा है, मेरी उम्र कम है, इस पे तंज कसने की क्या बात है। और मैंने जब पहली मीटिंग हिमाचल क्रिकेट संघ की ली तो मेरे अपने हाथ पैर फूल गए। ऐसी 7 प्लास्टिक की कुर्सियां थी, एक टाइपराइटर था, 2 रजिस्टर थे, 50 साल के मिनट्स ऑफ मीटिंग, और बैंक खाते में 9,80,000 रुपया था। और हिमाचल की टीम कभी कोई मैच नहीं जीती थी। अब सही मायने में चुनौती मुझे लगा, यार अखबार वालों ने ठीक ही लिखा है, अब यहां पे करूंगा क्या। और मैं पंजाब की क्रिकेट टीम का कप्तान था, नॉर्थ जोन की क्रिकेट टीम का कप्तान था, और सदा चैंपियन रहे। जलंधर की टीम हमारी जीतनी शुरू करती थी, पंजाब की जीतती थी, उत्तर भारत की जीतती थी, नेशनल चैंपियन बनते थे। लेकिन हमने प्रण लिया यहां पर कि यहां पर अच्छा करेंगे, और मात्र 5 सालों के अंदर हमने हिमाचल टीम को रणजी ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप का नेशनल चैंपियन भी बना दिया, और धर्मशाला जैसा क्रिकेट स्टेडियम और 5 और स्टेडियम, दुनिया का सबसे खूबसूरत स्टेडियम अगर कहीं पर बनाया तो 300 फीट का पहाड़ खोदकर हमने धर्मशाला में बनाने का काम भी किया। अंतर में भी मात्र 9 महीनों के अंदर अंतर का ग्राउंड बना है, और केवल 5 करोड़ रुपए की लागत से बना है। एक के बाद अनेक ऐसी शुरुआतें की। अब हम जल्द ही देश के जो टॉप नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है उसकी तर्ज पर, जो गिने चुने देश में है उसकी तर्ज पर हम हमीरपुर में भी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ओलंपिक स्पोर्ट्स बनाने वाले हैं, ताकि वहां पर 18 से 20 गेम्स के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो सके और हम भविष्य के ओलंपियंस वहां से तैयार कर सके। हमने उसको शुरू कर दिया है, अभी कुछ गेम्स के खिलाड़ी चयनित कर लिए, लेकिन सेंटर जो बनेगा बड़ा, उसकी ड्राइंग्स अभी बन रही हैं। वो जैसे पूरी होती हैं अगले 2 महीनों के अंदर हम उसका शिलान्यास भी कर देंगे, और 2 साल से पहले रिकॉर्ड समय के अंदर 24 महीनों के अंदर हम हमीरपुर को नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्पोर्ट्स भी देने का काम करेंगे। मित्रों, हमने देश में नवीन जी जिस स्किल डिपार्टमेंट से जुड़े थे, इस साल के लिए लाखों युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने करोड़ों रुपए का बजट भी रखा है। 30 इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर हम पूरे देश में खोलने वाले हैं। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी देश में हम खोलने वाले हैं, और 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम भारत सरकार करने वाली है। स्टार्टअप्स में अगर आप देखें, भारत कहीं नहीं था आज से 7-8 साल पहले। हम स्टार्टअप्स की नीतियां लेकर आए। मोदी जी ने कहा इनके लिए आप इंसेंटिव दो, इनको फैक्ट्री इंस्पेक्शन से मुक्ति मिले, इनकम टैक्स का रिबेट मिले। उस समय में MOS फाइनेंस था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस था। हमने वो बदलाव लेकर आए, युवाओं ने मेहनत की, और कोविड के समय भी भारत एक ऐसा देश होगा जहां के युवाओं ने एक नहीं अनेक स्टार्टअप्स की शुरुआत की, और आज भारत दुनिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया में 3रे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। ये हमारे युवाओं की ताकत है।
मैं हिमाचल के कोने कोने में जाता हूं, कोई फूड का स्टार्टअप लेता है, कोई अनन्य क्षेत्रों में जाकर काम कर रहा है। मित्रों, आज युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बना है। जैसे मेरा भारत पहले कभी मदद मांगने वाला था, आज टर्की सीरिया में भूकंप आए, हमारे नेपाल में भूकंप आए, अफगानिस्तान में युद्ध जैसी स्थिति हो या टर्की सीरिया से युद्ध जैसी स्थिति से निकाल कर लाना हो, भारत मदद मांगने वालों में नहीं, भारत मदद देने वाला बन गया है अपने आप। ये 5 रिजॉल्व क्या है, बात कम शब्दों में करने की आपकी कोशिश करूंगा। मोदी जी ने 15 अगस्त 2022